कर्तव्य आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष कुमार है और मेरा जो क्लास है ये इतिहास का क्लास है। सबको पता है कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स है, यूपीएससी जो प्रीलिम्स है 2024 का जो परीक्षा है वो 16 जून को होने वाला है। 16 जून को होने वाला है और ये जो परीक्षा है महज 45 दिन रह गया है। कितना दिन रह गया है? 45 दिन रह गया है। तो इन 45 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, क्योंकि जो इतिहास का जो सब्जेक्ट है एक बड़ा सब्जेक्ट है और बड़ा सब्जेक्ट के साथ ये भी है कि इसके साथ और भी 6 सब्जेक्ट हैं और परीक्षा के इन 45 दिनों में इन सभी सब्जेक्ट को आपको मैनेज करना होता है। ऐसे में इतिहास को कैसे पढ़ें, कैसे मैनेज करें, कैसे उसका रिवीजन करें, इसी को लेकर इस वीडियो में हम लोग सभी चीज को देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि इतिहास में जो पूरा जो बांटा गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इतिहास जब आप प्रीलिम्स देखेंगे, प्रीलिम्स 2024 होने वाला है, उसमें आप जो सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में कुछ लिखा नहीं गया है, सिर्फ इतना लिखा गया है भारत का इतिहास, लिखा गया है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सिर्फ यही लाइन लिखा गया है, सिर्फ इतना ही लाइन लिखा गया है, यूपीएससी ने दिया है अपने प्रीलिम्स के सिलेबस में कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सिर्फ इतना लाइन। अब इतना लाइन ही देखकर समझकर आपको पढ़ना है कि हमको इतिहास में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब इतना लाइन पढ़कर नहीं समझ सकते, तब आपको एक ही आदमी बताने वाला है कि प्रीलिम्स में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें। सिर्फ एक ही आदमी बताएगा और वो कौन है? वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि इतिहास का प्रीलिम्स में कितना वेटेज है, कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको इतिहास भी पढ़ना होगा। अगर देखा जाए तो 2000 जो हम 5 सालों के पेपर को अगर हम देखते हैं तो 2023 में सिर्फ जो है वो 10 क्वेश्चन पूछा गया। 2023 में 10 क्वेश्चन पूछा गया है इतिहास से। 2022 अगर हम देखते हैं तो इसमें 16 प्रश्न पूछा गया है इतिहास से। 2021 में हम देखते हैं तो इसमें 15 प्रश्न पूछा गया है और 2020 में जो पूछा गया है प्रश्न 13 प्रश्न पूछा गया है। 2019 में जो प्रश्न पूछा गया है वो भी 13 प्रश्न पूछा गया है। यानी एवरेज अगर देखा जाए तो यूपीएससी ने इतिहास से लगभग 16 से 17 प्रश्न, कितना प्रश्न? 16 से 17 जो प्रश्न है आपका यूपीएससी में इतिहास से आएगा। अब इस 16 प्रश्नों के लिए हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास जो है ये बहुत जो है ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस 17 प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या पढ़ना है। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ 20 टॉपिक है, जहां से पिछले 5 सालों का एनालिसिस जब करेंगे तो मालूम चलेगा कि 20 ही टॉपिक है जहां से इतिहास के प्रश्न आए हुए हैं। ये 20 टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक है ये इस वीडियो के अंतिम में देखेंगे। इसके पहले हम ये देखेंगे कि इतिहास में क्या पढ़ना है। और जब भी हम इतिहास की शुरुआत करते हैं तो इसके पहले हमको पूरा पता होना चाहिए कि इतिहास को कैसे पढ़ना है और कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या उसे पढ़ना होता है, सब कुछ आपको जानना होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं एक एक करके कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं। इतिहास, देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास का जो समय काल है वो प्राचीन से लेकर 750 ईस्वी तक है।
इसका समय काल कितना है? समय काल है प्राचीन से लेकर 750 ईस्वी तक का इसका समय काल है, प्राचीन काल का इतिहास का। दूसरा जो इतिहास को हम लोग को पढ़ना है वो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है। इसका जो हम समय काल देखते हैं तो 750 से 1757 ईस्वी तक इसका समय काल है, मध्यकालीन भारत का इतिहास का। और तीसरा जो है सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आधुनिक भारत का इतिहास है। क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास का जो समय काल है, ये समय काल है 1757 से लेकर 1947 तक का जो समय है, ये आधुनिक काल के इतिहास का समय है। अब हम क्या करते हैं कि तीनों को एक एक करके देखते हैं कि प्राचीन भारत इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्राचीन काल का इतिहास। क्या है प्राचीन काल का इतिहास? प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। जैसे कि हमने बताया था कि इसका जो समय काल है वो कहां तक है? प्राचीन से 750 ईस्वी तक है। सबसे पहले प्राचीन भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें सबसे जो पहला टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पाषाण काल। क्या पढ़ते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल क्या है? स्टोन एज है, स्टोन एज है। और स्टोन एज का जो समय काल है, ये समय काल कितना है? 20 लाख बीसी से 3000 बीसी का जो समय काल है, ये स्टोन एज का समय काल है। पाषाण काल को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन है? पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। क्या है? पूरा पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसी मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो है शुरुआत हुआ था। 2 जगह है, प्रीलिम्स में आता है। पहला है एक राजस्थान में जगह है बागौर, और दूसरा जो है वो आदमगढ़ जगह है, वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। यहीं से पशुपालन का क्या हुआ था? शुरुआत भी हुआ था। पशुपालन का शुरुआत हुआ था मध्य पाषाण काल में। और पाषाण काल के अंतर्गत ही जो तीसरा हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में देखेंगे कि नवपाषाण काल का जो समय है ये कृषि क्रांति का समय है। पहिए का आविष्कार इसी में हुआ था। तो ये जो 3 टॉपिक है हमको पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है हमको पाषाण काल के बाद, ये पढ़ना है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल का जो समय काल है, इसका समय है 3500 बीसी से 700 बीसी तक। ताम्रपाषाण काल को भी जब हम पढ़ते हैं तो ताम्रपाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन सा भाग है? 3 भाग है। पहला भाग है हड़प्पा। हड़प्पा से पूर्व ग्रामीण संस्कृतियां, ग्रामीण संस्कृतियां, ये पहला भाग है। और इसका जो समय काल है, समय काल कितना है इसका? 3500 बीसी से 2600 बीसी का जो समय काल है, यह हड़प्पा से पूर्व ग्रामीण संस्कृतियों का समय काल है। दूसरा जो पढ़ना है हमको ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत, ये पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। और हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है, ये 2600 से 1900 बीसी का समय काल है। आप यदि कुछ इसमें अंतर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहां हमने लिखा है संस्कृतियां और यहां हमने लिखा है सभ्यता। तब ये आपके मन में प्रश्न आएगा कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। जब हम क्लास करेंगे तो ये भी हम जानेंगे कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है। और तीसरा हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा, हड़प्पा के बाद ग्रामीण संस्कृतियां, ग्रामीण संस्कृतियां,
ये ताम्र प्रसार काल को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं और इसका जो समय काल है वो 2000 से 700 बीसी का समय काल है। ये हम लोग किसे पढ़ते हैं? ये ताम्र प्रसार काल के अंतर्गत हम लोग इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। हड़प्पा पूर्व ग्रामीण संस्कृतियां, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हड़प्पा के बाद जो है वो ग्रामीण संस्कृतियां पढ़ेंगे। और उसके बाद ये दूसरा नंबर था, इसके पहले हमने क्या लिखा था? प्रसार काल। तीसरा नंबर हम लोग क्या पढ़ते हैं? तीसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का जो समय काल है, समय काल कितना है? 1500 से 600 बीसी इसका समय काल है। और इसको भी हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला भाग क्या है? ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल, और दूसरा हम लोग बांटते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल का जो समय होता है वो 1500 से 1000 बीसी का समय काल होता है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय होता है वो 1000 बीसी से 600 बीसी का समय काल होता है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि तब वैदिक काल को हम लोग बांट के ही क्यों पढ़ते हैं? देखिए, जब आप इतिहास का अध्ययन जब करते हैं तो उसमें मुख्य किन बातों का अध्ययन किया जाता है? आप किसी भी काल के इतिहास का अध्ययन कीजिए, किसी भी काल का, उसमें 4 ही बातों का अध्ययन करना होता है। क्या अध्ययन करना होता है कि इतिहास में जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इतिहास में उस काल का समाज कैसा है, उस काल का समाज कैसा है, उस काल की राजनीति कैसी है, उस काल की आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हैं, उस काल की संस्कृति का अध्ययन करते हैं, धर्म का अध्ययन करते हैं, इसका 4 ही चीज का अध्ययन करते हैं। तो इसी तरह से जब हम लोग ऋग वैदिक काल को देखेंगे तो ऋग वैदिक काल का समाज, राजनीति, आर्थिक स्थिति, उसकी संस्कृति, ये उत्तर वैदिक काल से अलग हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो हमने कहा कि तीसरा हम लोगों ने देख लिया वैदिक काल, और वैदिक काल को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और चौथा नंबर हमको जो टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक क्या पढ़ना है? चौथा नंबर, इसको कहते हैं पूर्व मौर्य काल। पूर्व मौर्य काल, और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं महाजनपद का काल। क्या बोलते हैं? महाजनपद का काल। और एक नाम से इसको और जाना जाता है बुध का काल। क्या बोलते हैं? बुध का काल। देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है पूर्व मौर्य काल, मतलब मौर्य काल के जब शुरुआत हुई उसके पहले का काल। और इसमें 3 वंश का हम लोग अध्ययन करते हैं, आपको पता भी होगा। पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश मौर्य काल के पहले था। दूसरा हम लोग अध्ययन करते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का अध्ययन करते हैं। और तीसरा हम लोग नंद वंश का अध्ययन करते हैं। आप सबको पता भी होगा कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद था, उसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर आगे जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किया था। और आपको ये भी बता दें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी जो है वो जो नंद वंश का जो अंतिम शासक था, जो घनानंद था, इसी के समय काल में सिकंदर ने जो है क्या किया था? आक्रमण किया था। ये हो गया चौथा नंबर टॉपिक हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5वां नंबर टॉपिक। 5वां जो टॉपिक है पूर्व मौर्य काल के बाद देखते हैं हम लोग मौर्य काल। मौर्य काल देखते हैं। हाँ, पूर्व मौर्य काल जो है इसका जो समय काल है, इसका समय काल कितना है? 600 बीसी से 323 बीसी का जो समय काल है, ये पूर्व मौर्य काल का समय काल है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग मौर्य काल, और मौर्य काल का जो समय काल है ये 323 बीसी से 185 बीसी का जो समय काल है, ये मौर्य काल का समय काल है। उसके बाद 6वां नंबर जो हमारा टॉपिक प्राचीन काल का है, उसमें देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल है, और मौर्योत्तर काल का जो समय काल है ये कितना है? 200 बीसी से 300 एडी।
देखिए जरा ध्यान देना है, अगर यहाँ पे हमने लिखा है 200 BC, यहाँ पे लिखा है 300 AD, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के जो बीच का गैप कितना साल का हो गया, 500 ईयर्स का, यहाँ 500 साल का दोनों के बीच क्या हो गया, गैप हो गया। और 7वां नंबर हमको क्या पढ़ना है, मरणोत्तर के बाद क्या आता है, गुप्त काल। गुप्त काल, और गुप्त काल का जो समय होता है वो कितना होता है, 319 AD से 550 AD का जो समय होता है, ये गुप्त काल का समय होता है। और इसका अंतिम जो टॉपिक है वो है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, और इसका जो समय काल है वो 550 AD से 750 AD का जो समय काल है, ये गुप्तोत्तर का शासक का जो समय काल है। तो प्राचीन काल का जब हम अध्ययन करते हैं तो इन्हीं जो है वो 7 टॉपिक का अध्ययन करते हैं। हमने क्या बताया था कि पहला हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल, और ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत जो है वो 3 भागों में हमने बांट के देखा है। हड़प्पा से पूर्व ग्रामीण संस्कृतियां, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के बाद ग्रामीण संस्कृतियां, उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता देखा है। वैदिक सभ्यता को भी हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ऋग वैदिक काल होता है और उत्तर वैदिक काल होता है। और चौथा नंबर हमने कहा कि जो है वो पूर्व मौर्य काल देखते हैं, इसी को महाजनपद का काल भी कहा जाता है, और इसी को जो है वो बुद्ध का काल भी कहा जाता है। और 5वां नंबर हमने कहा था क्या, मौर्य काल पढ़ेंगे, फिर मौर्योत्तर पढ़ेंगे, फिर गुप्त पढ़ेंगे, फिर गुप्तोत्तर पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल के अंतर्गत जो है यही हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। तो पूरा प्राचीन हो गया। फिर हम देखते हैं कि जब प्राचीन काल खत्म हो गया तो दूसरा नंबर हमने क्या लिखा था, मध्यकाल, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो समय काल हमने लिखा था, कितना लिखा था, 750 से 1757 ईस्वी, ये इसका समय काल है। जब मध्यकालीन भारत को हम लोग पढ़ते हैं तो मध्यकालीन भारत को हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन सा भाग है देखते हैं। 3 भागों में इसको बांट कर पढ़ते हैं। पहला है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, इसका मतलब हुआ कि मध्यकाल के शुरुआत से जो पहले का समय काल है उस काल को कहते हैं पूर्व मध्यकाल। और इसका जो समय काल है वो 750 से 1206 ईस्वी का समय काल है। और जब हम लोग पूर्व मध्यकाल पढ़ते हैं तो इसी पूर्व मध्यकाल को हम लोग राजपूतों का काल कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, राजपूत का काल, राजपूत का काल कहते हैं। और ये जो राजपूत का काल है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सामंती युग। क्या बोलते हैं, सामंती युग भी इसको बोलते हैं। सामंती युग का काल भी इसको कहा जाता है। 750 से और 1206 के बीच जो मुख्य चीज पढ़ा जाता है उसमें 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पहला क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पहला है, देखेंगे कि यहाँ पे अरबों का आक्रमण। किसका आक्रमण, अरबों का आक्रमण। अरबों का जो आक्रमण होता है वो 712 ईस्वी में सिंध पर होता है। तो हम लोग इसी में देखेंगे, पूर्व मध्यकाल में ही देखेंगे अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, कारण क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ। दूसरा हम लोग देखते हैं महमूद गजनवी का आक्रमण। गजनवी का आक्रमण दूसरा में हम लोग पढ़ते हैं, किसमें, पूर्व मध्य काल में पढ़ते हैं। और इसका जो समय काल होता है किसका होता है, कितना होता है, 1001 से 1025 ईस्वी तक जो आक्रमण होता है ये मुहम्मद जो है वो गजनी का आक्रमण होता है। और तीसरा नंबर हम लोग जो है वो पूर्व मध्यकाल में पढ़ते हैं गोरी का आक्रमण। गोरी का आक्रमण तीसरा नंबर। गोरी, हमने कहा कि गोरी का आक्रमण कब कब से कब पढ़ते हैं, 1175 से 1206 ईस्वी तक पढ़ते हैं। और इसी जब गोरी की मृत्यु हो जाती है तो इसी का एक गुलाम होता है और इसी का एक जो है वो शासक सेनापति होता है और उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। जब यहाँ से हम लोग पूर्व मध्यकाल खत्म हो जाता है तो यहीं से शुरू क्या होता है, सल्तनत काल। सल्तनत काल शुरू होता है और सल्तनत काल का जो समय होता है कितना होता है, 1206 से
1526 का जो समय होता है ये सल्तनत का समय होता है। और हमने क्या बताया था कि इसी गोरी का एक गुलाम था, एक सेनापति था, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, वही जो है वो सल्तनत काल में पहला जो है वो वंश का स्थापना करता है। वो कौन सा वंश है? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना करता है। और इसी गुलाम वंश के बाद जो वंश आता है उसका नाम क्या है? खिलजी वंश। खिलजी वंश। और खिलजी वंश के बाद जो वंश आता है उसको नाम क्या है? तुगलक वंश। क्या नाम है? तुगलक वंश। तुगलक वंश। और उसके बाद क्या है? सैयद वंश। सैयद वंश। ये आप एक क्रम याद रखिएगा। इसके बाद अंतिम में है लोदी वंश। इस यही जो है वो जो 5 जो वंश है इसको सल्तनत काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब आपका काम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस करने के बाद ये देखिए कि कौन सा जो वंश है यूपीएससी उसको सबसे ज्यादा प्यार करता है और सबसे ज्यादा उसको पूछता है। ये आपका काम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए और इसको जानिए। तो सल्तनत काल हमारा हो गया। और सल्तनत काल के बाद हम लोग पढ़ते हैं मुगल काल। मुगल काल। सल्तनत के बाद क्या पढ़ते हैं? मुगल काल पढ़ते हैं। और मुगल काल का जो समय होता है कितना होता है? 1526 से 1757 का जो समय होता है ये मुगल काल का समय होता है। और इसके अंतर्गत जो है वो 4-5 जो शासक हैं बहादुर लोग है ना, इनका नाम क्या है? बाबर। बाबर का जो युद्ध है, बाबर का जो युद्ध है आप इसको देख लीजिएगा। बाबर का युद्ध कौन कौन है? और बाबर के बाद देखते हैं हुमायूं को पढ़ते हैं। हुमायूं के साथ एक और आदमी का नाम है, बहुत ही प्रचलित नाम है, शेर शाह। शेर शाह को भी यहाँ पे जब भी आप हुमायूं पढ़िए यहीं पे बगल में शेर शाह को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इनके बीच जो है वो युद्ध लगातार होता रहता है। हुमायूं के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए अकबर पढ़ना है। और अकबर के बाद आप लोग क्या पढ़ना है? जहांगीर पढ़ना है। जहांगीर पढ़ना है इसमें। फिर शाहजहां पढ़ना है। शाहजहां पढ़ना है। फिर आपको औरंगजेब पढ़ना है। औरंगजेब पढ़ना है। और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह को पढ़ना है। बहादुर शाह को यहाँ पे पढ़ना है। आपको समझना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, ये जो मुगल काल है इन 5-6 बहादुर लोग जो हैं है ना, इनमें से किसको ज्यादा यूपीएससी जो है वो प्रेम करती है और किससे ज्यादा जो है प्रश्न पूछती है। अधिकतर आप देखिएगा जो है वो, आप अगर कल्चर के दृष्टि से देखा जाएगा तो आपको यहाँ पे जहांगीर देख पढ़ना है, शाहजहां भी पढ़ना है, ठीक है ना। अकबर आपको स्पेशली जो है वो पढ़ना है क्योंकि बाबर इसका संस्थापक है, तो बाबर को भी पढ़ना है। और हुमायूं और शेर शाह के बीच युद्ध होता है, लगातार होता रहता है, तो आपको इनको भी पढ़ना है। यानी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह से प्रश्न इस चैप्टर से आते हैं और कैसे इसको पढ़ना है। तो हमने देख लिया, हमने प्राचीन काल में क्या क्या पढ़ना है हमने देख लिया। हमने देख लिया कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है, ये भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के तरफ और आधुनिक भारत का इतिहास देखते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास का जो समय काल है हमने बताया था कितना है? आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का इतिहास 1757 से लेकर 1947 ईस्वी तक, ये जो समय काल है ये आधुनिक भारत का इतिहास का समय काल है। और आपको पता है मैंने बताया था पहले ही कि स्पेशली आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में यूपीएससी ने सिलेबस में क्या लिखा है कि भारत का इतिहास, और लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक भारत में यदि आपको प्रीलिम्स देना है ठीक से, तो आपको सबसे ज्यादा यदि ध्यान देना है तो इसी आधुनिक भारत के अंतर्गत एक चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसको भी हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। हमने बताया था कौन कौन। एक है कि स्वतंत्रता संघर्ष के पूर्व की घटनाएं, पूर्व की घटनाएं। अगर इसका समय काल देखा जाए तो समय काल है यूरोपियों के आगमन, यूरोपियों के आगमन से लेकर 1885 तक, इसके अंतर्गत पढ़ लेते हैं।
अब इसको भी हम लोग कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। दूसरा हमने क्या कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दूसरा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका समय काल कितना है? 1885 से 1947 ईस्वी का जो समय काल है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय काल है। हम लोग जो पहला है इसी को हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता संघर्ष, भी इसको बोलते हैं स्वतंत्रता, इसको संघर्ष भी हम लोग करते हैं। इसीलिए यहां पे हमने लिखा है स्वतंत्रता संघर्ष। इसीलिए यहां पे हमने लिखा है, यहां पे हमने लिखा है कि स्वतंत्रता संघर्ष के पूर्व लिखा है, मतलब इसके पहले। तो हमने कहा कि यूरोपियों के आगमन से लेकर 1885 तक में क्या क्या आपको पढ़ना है, पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, उसको इसके बाद देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्या, स्वतंत्रता संघर्ष के पूर्व की घटनाएं देखते हैं, या हम लोग यूरोपीय आगमन से लेकर 1885 तक, जब तक राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हो जाती है, तब तक में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके अंतर्गत अभी हम लोग देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने पहला में क्या कहा कि स्वतंत्रता संघर्ष के पूर्व की घटनाएं, इसको देखेंगे। ये जो इसमें मेनली हम लोग 5-6 चीज पढ़ेंगे, 1-2 चीज नहीं पढ़ेंगे। सबसे जो पहले इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं यूरोपियों का आगमन। क्या देखते हैं? यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन पहला पढ़ते हैं। और आपको पता है कि यूरोपियों के आगमन में सबसे जो पहला जो आने वाला कोई यूरोपीय था वो कौन था? पुर्तगाली था। तो पहले पुर्तगाली पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? डच पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंग्रेज पढ़ेंगे, चौथा हम लोग पढ़ेंगे डेन्स, और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी पढ़ेंगे। कि जब अब सबके आने का कारण क्या है, किस लिए पुर्तगाली आते हैं, जो है वो इनका आने का कारण क्या है, उसके बाद जो है वो देखते हैं कि पुर्तगाली के बाद जो है वो डच आते हैं, कैसे पुर्तगालियों को जो है वो ये हरा देते हैं, कैसे उसके बाद अंग्रेज आते हैं और सबको जो है वो पछाड़ कर जो है वो अंग्रेज पूरे भारत में जो है वो शासन करते हैं। इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे, इसके अंतर्गत जो है मुगल का पतन, मुगलों का पतन देखेंगे। मुगलों का पतन के कारण क्या था, कारण देखेंगे। फिर देखेंगे कि परिणाम क्या होगा इसका, कारण देखेंगे, फिर देखेंगे परिणाम क्या हुआ। आपको पता है कि एक बड़ा राज्य जब टूटता है तो बहुत सारे राज्यों का उदय होता है, और जब मुगल का जब पतन हुआ तो बहुत सारे नवीन राज्यों का उदय हुआ, स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नवीन राज्यों का उदय, नवीन राज्यों का उदय देखेंगे। और इसमें हम लोग स्पेशली देखेंगे किसको? मैसूर को देखेंगे कि मैसूर का उदय हुआ, बंगाल का उदय हुआ देखेंगे, हम लोग अवध का उदय देखेंगे, अवध का उदय हुआ हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि जो ब्रिटिश जो लोग थे उनकी आर्थिक नीतियां क्या थी। हमने क्या कहा कि आर्थिक नीतियां देखेंगे, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां देखेंगे कि आर्थिक नीतियां किस प्रकार की उनकी थी। अब आर्थिक नीतियां आपको पता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, है ना। और क्या थी? वाणिज्यिक कृषि को वो लोग क्या करते थे? बढ़ावा देते थे, क्योंकि नगद जो है वो क्या हो सके, नगद में जो है वो नगद को बढ़ावा हो सके और उनको क्या हो सके, फायदा हो सके। उसके बाद देखते हैं आर्थिक नीतियों के बाद क्या देखते हैं, इनके भू राजस्व की नीति क्या थी, इनकी भू राजस्व की क्या थी, नीतियां देखेंगे। आपको पता है कि भू राजस्व की जो नीतियां हैं इसके अंतर्गत जो है वो 3 चीज आप पढ़े होंगे। पहला क्या है? जमींदारी प्रथा है। पहला क्या है? जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा या इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं इस्तमरारी प्रथा। दूसरा है जमींदारी प्रथा के बाद क्या है, दूसरा देखते हैं कि महलवाड़ी है, महलवाड़ी, महलवाड़ी प्रथा है। और तीसरा है रैयतवाड़ी है,
रैयतवाड़ी है। तो सबसे पहले जो लाया गया था ये जमींदारी प्रथा लाया गया था। जमींदारी प्रथा क्यों लाया गया, कैसे ये जो है वो फेल हो गया, और इसके बाद क्यों महलवाड़ी लाया गया, फिर क्यों रैयतवाड़ी लाया गया, जब हम लोग क्लास करेंगे तो देखेंगे कि ये तीनों को क्यों लाया गया। इसमें जो है वो कितने परसेंट जो ब्रिटिश का जो भाग था, जो क्षेत्र था, कितने परसेंट भूमि पर लाया गया था, कितना भू राजस्व था, इसमें क्या कारण थे, क्या परिणाम हुआ, जब हम लोग क्लास करेंगे तो इसको क्या करेंगे, देखेंगे आर्थिक नीतियों में। चौथा हम लोग देखेंगे कि जो है वो संवैधानिक विकास। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं 1813 का देखते हैं, 1833 का देखते हैं, 1853 देखते हैं। आपको एनालिसिस करना होगा कि कौन इसमें सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। 1813 है, 1833 है, 1858 है, 1919 है, 1935 है, 1947 है। सबका हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। उसके बाद हम लोग देखेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न आता है। प्रश्न क्या है, धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे कि धार्मिक सुधार आंदोलन आखिर है क्या, और धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हो रहा है। देखिए अंग्रेज जो थे, भारत के जो लोग थे, चूंकि यहाँ भारत में बहुत सारे जो है कुरीतियां थी, बाल विवाह है, सती प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह नहीं हो रहा है, नर बलि प्रथा है, तो अनेक सारी भारत में कुरीतियां थी। जबकि भारत में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो चाहते थे कि हमारे अपने धर्म में सुधार हो, और इसी की वजह से धार्मिक सुधार आंदोलन जो है वो चलाए गए। जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन जो है वो चलाया, और इसमें आप पहला जो नाम है वो राजा राम मोहन राय का नाम है। इन्होंने हिंदू, अच्छा ये है कि ये जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, केवल हिंदू धर्म में ही सुधार नहीं हुआ, हिंदू धर्म में हुआ, मुस्लिम धर्म में हुआ, पारसी में हुआ, सिख में हुआ, सभी धर्म में सुधार हुआ। हिंदू धर्म में जो सुधार हुआ आप देखेंगे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जो है वो राजा राम मोहन जो राय है, राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है आधुनिक भारत का निर्माता इनको कहा जाता है। इन्होंने जो है ब्रहा समाज की स्थापना किया। किसका स्थापना किया, ब्रहा समाज की स्थापना किया। अब देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रहा समाज क्या था, ब्रहा समाज के उद्देश्य क्या था, क्यों राजा राम मोहन राय इसकी स्थापना किए हैं, ब्रहा समाज राजा राम मोहन राय के बाद जो है वो कौन चला रहा है, सभी चीज आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना हो रहा है, प्रार्थना समाज की स्थापना हो रहा है। प्रार्थना समाज के हम लोग बात देखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हो रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो रहा है। ये जो भी चीजें हो रही हैं ये धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये हिंदू धर्म में सुधार के लिए जो है वो इसकी स्थापना किया जा रहा है। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन। आपको पता है कि अलीगढ़ आंदोलन हुआ था, देवबंद आंदोलन हुआ था। हमने क्या कहा कि मुस्लिम सुधार आंदोलन, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। इसके अंतर्गत हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, पहला है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन देखेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन जो है वो क्या है। उसके बाद देखेंगे हम लोग देवबंद आंदोलन। क्या देखेंगे, देवबंद। अलीगढ़ के बाद कहेंगे देवबंद आंदोलन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अहमदिया, अहमदिया आंदोलन देखेंगे। ये जो है मुस्लिम सुधार के लिए जो है वो लाया गया आंदोलन था। और उसके बाद देखेंगे पारसी सुधार आंदोलन, पारसियों में सुधार के लिए एक रहनुमाय सभा है, रहनुमाय सभा है, उसकी स्थापना की गई थी। सिख में देखेंगे नामधारी आंदोलन जो है वो लाया गया था सिख धर्म में सुधार के लिए। तो हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलन को बढ़िया से पढ़ेंगे जब हम लोग क्लास करेंगे। तो ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले हमको पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ना है। हमने क्या कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो समय काल है हमने बताया था कि 1885 से, कहां से है,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, ये है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला हमारा भाग है इसका उदारवादी चरण। उदारवादी चरण, उदारवादी चरण का जो समय है वो 1885 से 1905 तक का जो समय है उदारवादी चरण का समय है। दादा भाई इसमें नरौजी हैं, इसमें देखेंगे कि उनका जो है वो एक थ्योरी आती है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग देखते हैं उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण, उग्रवादी चरण का जो समय है ये 1905 से लेकर 1919 तक का जो समय है ये उग्रवादी चरण है। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं गांधीवादी, गांधीवादी चरण पढ़ते हैं। और इसमें देखते हैं कि 1919 से लेकर जो है वो 1947 तक हम लोग पढ़ते हैं गांधीवादी चरण। जब हम लोग पढ़ेंगे गांधीवादी चरण, तो गांधीवादी चरण में भी देखेंगे कि इसको भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहले गांधी जी जब अफ्रीका से आते हैं 1915 में, तो अंग्रेज के क्या करते हैं, सहयोग करते हैं और शुरुआत में क्षेत्रीय आंदोलन करते हैं। चंपारण में चले गए, खेड़ा में चले गए। उसके बाद जब 1919 आता है तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे। ये सभी आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने देख लिया कि प्राचीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास में क्या पढ़ेंगे। ये सभी जो है वो इसका आपको इसमें पढ़ना है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि इतना बड़ा जो है वो इतिहास का टॉपिक है और प्रीलिम्स का परीक्षा कितना दिन है, प्रीलिम्स का जो परीक्षा है वो महज 45 दिन है। 45 दिन पेपर है। अब क्या हमको करना चाहिए कि इस सभी टॉपिक को शुरू से उठाना चाहिए और सब खत्म कर देना चाहिए, कि हमको एनालिसिस करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है और उसके अनुसार देखना है कि हमको इन 45 दिनों में क्या पढ़ना है। तो हमने कहा था कि वीडियो के अंतिम में हम देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। महज 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक हमने निकाला है और इसी 20 टॉपिक से पिछले 5 सालों में इतिहास के प्रश्न आए हैं। देखते हैं ये 20 टॉपिक कौन कौन सा है, देखते हैं ये 20 टॉपिक हमारा कौन कौन सा है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। यही जो 20 टॉपिक आपको है, हमने कहा कि 20 टॉपिक देखेंगे और हमने 5 साल का, हमने क्या किया है, 5 साल का एनालिसिस किया है कि 5 साल में इतिहास से कितने प्रश्न किस टॉपिक से आए हैं, इसी को हम लोग देखेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतिहास का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। आप कितना पढ़ेंगे, है ना। तो 45 दिन है। इसी 20 टॉपिक को अगर आपको शुरुआत करना है तो आप सबसे पहले इसी 20 टॉपिक को कवर करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, एनालिसिस करेंगे कि कहां से प्रश्न आ रहे हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला जो टॉपिक है इसका नाम है कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या है। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। इससे 5 सालों में 4 प्रश्न आए हैं। इसका मतलब हुआ कि आपको प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के लिए जो स्रोत है, चाणक्य की जो किताब हो गई या और कोई स्रोत हो गया, वो हर साल पूछे जा रहे हैं। आपको स्रोत वाला ठीक से देख के जाना है। हम जब क्लास करेंगे, आगे जब क्लास करते होगा तो इन्हीं 20 टॉपिक पे हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि ये जो क्लास जो हो रहा है ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्पेशली जो है किया जा रहा है, कराया जा रहा है। दूसरा नंबर हमारा टॉपिक है, हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से पिछले 5 सालों में 1 प्रश्न आया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता को आप कम पढ़िएगा, ऐसा नहीं है।
जो टॉपिक 20 टॉपिक आया है, इस टॉपिक को भरपूर पढ़ के जाना है, बढ़िया से पढ़ के जाना है। और तीसरा नंबर हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तीसरा नंबर टॉपिक क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से जो प्रश्न आए हैं, एक प्रश्न आया है पिछले 5 सालों में। और चौथा नंबर हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, और यहीं पे हम कर दे रहे हैं जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पिछले जो है वो 5 सालों में 2 प्रश्न आए हुए हैं, सिर्फ 2 प्रश्न आए हुए हैं। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म बढ़िया से पढ़ के जाना है। हर साल प्रश्न आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़कर नहीं जाना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5वां नंबर मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से पिछले 5 सालों में 4 प्रश्न आए हुए हैं, तो इसको बढ़िया से आपको देख के जाना है। मौर्य के बाद हम लोग देखते हैं 5वां नंबर देखते हैं मर्योत्तर। मर्योत्तर से प्रश्न नहीं आया हुआ है, गुप्त से आया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य देखते हैं। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य से पिछले 5 सालों में 3 प्रश्न आए हुए हैं, 3 प्रश्न आए हुए हैं। उसके बाद देखते हैं हम 6वां नंबर। 6वां नंबर देखते हैं गुप्तोत्तर। गुप्तोत्तर और प्लस में पूर्व मध्यकाल, यानी गुप्तोत्तर और पूर्व मध्यकाल से 6 प्रश्न आए हुए हैं। ये लगभग हर साल यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। और 7वां नंबर हम लोग देखते हैं संगम काल। संगम काल, और संगम काल से भी 3 प्रश्न आए हुए हैं। और 8वां नंबर हम देखते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल से किसने प्रश्न आए हुए हैं? सल्तनत। सल्तनत से जो है वो 6 प्रश्न है। पिछले 5 सालों में सल्तनत से 6 प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको यहां से देख के जाना है। एक भी जो है वो टॉपिक छोड़ना नहीं है, तभी आपका प्रीलिम्स अच्छा होगा। और 9वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं सल्तनत के बाद देखते हैं सूफी एवं भक्ति आंदोलन। क्या देखते हैं? सूफी एवं भक्ति आंदोलन देखते हैं। सूफी एवं भक्ति आंदोलन। यहां से जो प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले 5 सालों में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद देखते हैं 10वां नंबर हम लोग देखते हैं मुगल। मुगल काल। मुगल काल से भी पिछले 5 सालों में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले 5 सालों में मुगल काल से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग नए राज्यों की स्थापना। हमने अभी आधुनिक भारत में देखा था नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों की स्थापना से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। जो बंगाल है, जो मैसूर है, जो अवध है, ये जो नए राज्यों की स्थापना, और भी कोई नए राज्य की जो स्थापना हो रहा है, यहाँ से जो है वो 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब आते हैं हम लोग 12वां टॉपिक है, और 12वां टॉपिक है हमारा यूरोपियों का आगमन। 12वां टॉपिक क्या है? भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन हमारा जो 12वां टॉपिक है वो भारत में यूरोपियों का आगमन है। और यहां से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, जब आधुनिक भारत की जब हम लोग शुरुआत करते हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ये भारत में यूरोपियों का आगमन ही होता है। इसलिए कि पूरा आधुनिक भारत का जो बेस है, ये यहीं पे टिका हुआ है कि पहले कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस कारण से आ रहा है। तो इसको भले प्रश्नों की संख्या कम है, लेकिन आपको इसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको आधुनिक भारत का इतिहास ठीक से समझ में आएगा। अगला देखते हैं ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां देखते हैं। ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीतियां। आर्थिक नीतियां। ब्रिटिश शासकों की आर्थिक जो नीतियां हैं, यहां से जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये 2 प्रश्न यहां से भी पूछे गए हैं। 14 नंबर देखते हैं कि और कौन सा टॉपिक है जहां से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा है। प्रमुख विद्रोह है। क्या है? प्रमुख विद्रोह। जब हम लोग विद्रोह पढ़ेंगे तो इसको भी 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। जनजातीय विद्रोह देखेंगे कि जनजातीय विद्रोह क्या है, हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, भील विद्रोह हो गया। तो ये सब जो हम लोग विद्रोह देखेंगे, जनजातीय विद्रोह में देखेंगे। फिर देखिए एक है
किसान विद्रोह, आप नील विद्रोह का नाम से जानते हैं कि नील विद्रोह कितना फेमस है, बंगाल से संबंधित है। यूपीएससी ने लगातार इससे प्रश्न भी कई बार ये आया हुआ है। उसके बाद इसके अंतर्गत देखेंगे नागरिक विद्रोह। तो ये जो विद्रोह से प्रश्न आए हुए हैं, पिछले 5 सालों में एक प्रश्न जो है वो इससे आया हुआ है। और हम लोग आगे देखते हैं कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन, क्या देखेंगे, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। यहां से जो प्रश्नों की जो संख्या है, जो पिछले 5 सालों में प्रश्न, यहां से भी 2 प्रश्न आए हुए हैं। उसके बाद देखेंगे कि भारत में राजनीतिक चेतना का विकास। अगला जो है 16 नंबर है, देखेंगे कि भारत में राजनीतिक राजनीतिक चेतना का विकास, चेतना का विकास। और यहां से जो प्रश्न आए हुए हैं, यहां से भी 2 प्रश्न आए हुए हैं, यहां से भी 2 प्रश्न आए हुए हैं। और इसके बाद 17 नंबर जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। अगर आप लोग ये पूरा जो 20 टॉपिक है, इस 20 टॉपिक में सबसे यदि आपको पहले पढ़ना है तो यही देखना है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक का जो समय है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से 13 से 14 प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले 5 सालों में 13 से 14 प्रश्न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए हैं। इसका मतलब कि ये जो टॉपिक है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज नहीं छोड़ना है, सब रट जाना है। सुबह उठिए 3 से 5 बजे तक इसी को रटिए बैठ के, है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग 18 नंबर देखते हैं कि भारतीय गवर्नर, भारत में गवर्नर जनरल देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल प्लस में वायसराय, वायसराय। यहां से भी जो प्रश्नों की संख्या है, एक प्रश्न आए हुए हैं। और अंतिम में जो सबसे अंतिम है, हम लोग 19 नंबर टॉपिक है, ये है भारत में संवैधानिक विकास है। इससे भी जो है वो 4 प्रश्न आए हुए हैं भारत में संवैधानिक विकास से लेकर। यानी संवैधानिक विकास में आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना है और एनालिसिस करना है कि सबसे अधिक जो है वो कौन सा पूछा जा रहा है। तो यही हम लोगों का आज का क्लास है। पूरा जो हमने आपको बताया इसमें है कि इतिहास के जो 19-20 टॉपिक है, इस 19-20 टॉपिक में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं आप देख लीजिएगा, कौन टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है, ये आपको ज़्यादातर देख के जाना है। तो हमारा आज का क्लास यहीं तक है। हम लोग जो आगे क्लास करेंगे, हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी 45 दिन में इन सभी टॉपिक को ऐसा जो है वो पढ़ा जाएगा क्योंकि वो एकदम प्रीलिम ओरिएंटेड हो। और आगे चल के हमको ये भी बताएंगे कि कैसे जो है प्रश्न का एलिमिनेशन करना है, ये आपको हम सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ